आइए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं गणित में तुल्यता संबंध पर आधारित एनसीईआरटी बुक से उदाहरण नंबर 2 को देखेंगे कि कैसे। ये देखिए, उदाहरण नंबर 2 में जो दिया गया है, तो इसमें आपको दिखाना है कि जो रिलेशन किसी सेट पर जो आधारित है, जो रिलेशन दिया गया है उस सेट पर वो हमारा क्या है, तुल्यता संबंध है। तो देखिए यहाँ जो कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि कैपिटल टी किसी समतल में स्थित समतल त्रिभुजों का एक समुच्चय है। यानी कि जो सेट है, दिया गया जो सेट है वो क्या है, एक त्रिभुजों का है। तो एक सेट आपका दिया गया है टी का मतलब ट्राई है। ये क्या है, एक त्रिभुजों का समुच्चय है। ये क्या है, त्रिभुजों का समुच्चय। तो ये जो सेट है किसका है, त्रिभुज का है। और इसी त्रिभुज पर, त्रिभुजों के सेट पर आधारित जो बच्चों रिलेशन है, वो कहा जा रहा है कि जो रिलेशन आर है इस सेट पर आधारित, वो कह रहे हैं कि T1 T2 सच दैट कि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो बच्चों इस पर जो रिलेशन हमारा दिया गया है इस सेट पर, तो कह रहे हैं कि रिलेशन में देखिए यहाँ जो क्रमित युग्म है बच्चों रिलेशन का, वो कह रहे हैं कि त्रिभुजों के ऐसे क्रमित युग्म रखे जाएंगे रिलेशन में, जो यहाँ देखिए कहा जा रहा T1 T2 के सर्वांग सम है। यानी कि क्रमित युग्म का जो पहला त्रिभुज है दूसरे के क्या है, सर्वांग। यानी कि ऐसे सारे त्रिभुजों के क्रमित युग्म में रिलेशन में आएंगे जो पहला दूसरे के क्या हो, सर्वांग सम हो। तो जैसे बच्चों आपको बताया गया था कि अगर कोई सेट ए है तो हम सेट ए में क्रॉस प्रोडक्ट करते थे, तो इसी का सबसेट हमारा क्या होता था, आर होता था। यानी कि क्रॉस ए का जो सबसेट होता था वो क्या होता है, आर होता है। यहाँ पर देखिए बच्चों जो रिलेशन होगा टी क्रॉस टी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये जो आर बच्चों है इसी टी क्रॉस टी का क्या है, सबसेट है। देखिए बच्चों रिलेशन में जो अवयव आ रहे हैं क्रमित युग्म के रूप में, तो इस क्रमित युग्म में पहला अवयव दूसरे का क्या है, सर्वांग सम है। तो वही सारे अवयव इसमें होंगे जो पहला दूसरे के सर्वांग। अगर पहला दूसरे के सर्वांग सम नहीं हो रहा है तो इस रिलेशन में इनका जो टी क्रॉस टी का क्रमित युग्म बनेगा वो नहीं आएगा। यानी कि टी क्रॉस टी के ऐसे क्रमित युग्म रिलेशन में आएंगे जो पहला दूसरे के क्या हो, सर्वांग सम हो। तो देखिए बच्चों हमको सिद्ध करना है कि ये जो रिलेशन हमारा दिया गया है इस टी पर, यानी कि जो देखिए टी हमारा है ये किसका है, त्रिभुजों का समुच्चय, त्रिभुजों का समुच्चय। यानी कि सारे त्रिभुजों का ये समुच्चय होगा टी। और इसी पर रिलेशन जो आर दिया गया है ऐसे क्रमित युग्म रिलेशन में अवयव के रूप में होंगे जो एक दूसरे, जिसमें पहला दूसरे के क्या है, सर्वांग सम। यहाँ लिखा जा रहा T1 T2, यानी कि ये क्रमित युग्म इस प्रकार हैं। सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो अब बच्चों इस सेट पर और इस रिलेशन की सहायता से हमको ये सिद्ध करना है कि ये दिया गया जो रिलेशन है इस सेट पर आधारित जो ये रिलेशन है, ये रिलेशन हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध। तो आप बच्चों जानते हैं कि तुल्यता संबंध होने के लिए, किसी रिलेशन को तुल्यता संबंध होने के लिए वो स्वतुल्य हो, क्या हो, स्वतुल्य। यानी कि रिफ्लेक्सिव और दूसरा क्या है, सममित, सममित यानी कि सिमेट्रिक
और तीसरा क्या होना चाहिए, संक्रामक। संक्रामक यानी कि ट्रांजिटिव। तो अगर कोई रिलेशन स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वो रिलेशन हमारा जो सेट पर दिया गया है, जिस सेट पर आधारित रिलेशन दिया गया है बच्चों, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक तुल्यता संबंध हो जाएगा, अगर वो स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो। तो बच्चों बारी बारी से हम इस रिलेशन को देखेंगे कि जो सेट पर आधारित ये रिलेशन है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है कि नहीं। अगर ये तीनों हो जाते हैं तो ये संबंध हमारा क्या है, तुल्यता संबंध। लेकिन बच्चों यहाँ कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध। तो बच्चों जब सिद्ध करने को कहा रहा है कि R एक तुल्यता संबंध है तो इसका मतलब ये स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों होगा। तो आपको ये दिखाना है कि ये रिलेशन क्या है, हमारा स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है। तो चलिए पहले ये देखें कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो बच्चों स्वतुल्य में आपको ये बताया गया था कि अगर कोई सेट A है, सेट में जितने भी अवयव हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 है, अगर इसमें 3 अवयव हैं तो रिलेशन में जितने भी अवयव हैं स्वयं से स्वयं अगर संबंधित हैं, स्वयं से संबंधित है तो हमारा रिलेशन क्या होता था, स्वतुल्य होता था। अब जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 जितने भी अवयव हैं, कोई अवयव नहीं छूटना चाहिए, जितने भी अवयव हैं अगर स्वयं से संबंधित है यानी कि वो रिलेशन के अवयव हैं कर्मित युग्म के रूप में, तो हमारा रिलेशन क्या होगा, स्वतुल्य होगा। जैसे अब देखिए इस सेट को स्वतुल्य, इस रिलेशन को इस सेट पर स्वतुल्य होने के लिए 1 1 से संबंधित होना चाहिए, 2 2 से संबंधित होना चाहिए और 3 3 से संबंधित होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि बच्चों कि यहाँ पर जो सेट A है और ये रिलेशन R है, तो हम देख रहे हैं कि इस सेट पर जो आधारित रिलेशन है तो जितने भी अवयव हैं स्वयं से संबंधित हैं, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। तो यहाँ देखिए बच्चों सेट A की जगह पर क्या दिया है, T, और रिलेशन R की जगह पर ये दिया है जो इस T पर आधारित है। तो कह रहे हैं कि ये जो देखिए यहाँ कर्मित युग्म हमारे आ रहे हैं 1 1 2 2 और 3 3, यानी कि ये जो अवयव है स्वयं से संबंधित है। तो अब ये ढूंढना है कि इसमें जो रिलेशन दिया गया है कि जो इस T के जितने अवयव हैं त्रिभुज के रूप में, क्या वे स्वयं से संबंधित हैं। अगर जितने भी अवयव बच्चों हैं अगर स्वयं से संबंधित होते हैं तो बच्चों हमारा ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, ये रिलेशन क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। तो अब बच्चों विचार करिए कि अगर जो इस T में अवयव हैं क्या वे स्वयं से स्वयं संबंधित है। अब लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि T1 T2 सच दैट T1 T2 के सर्वांग सम, यानी कि रिलेशन में वही सारे कर्मित युग्म आएंगे जब पहला दूसरे के क्या हो, सर्वांग सम हो। तो बच्चों आप पहले ये देखिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्या जो अवयव हैं सेट में वे स्वयं से संबंधित हो रहे हैं इस रिलेशन के हिसाब से। अगर हैं तो स्वतुल्य होगा, अगर नहीं होगा तो स्वतुल्य नहीं होगा। तो अब बच्चों ये देखें, अगर मान लीजिए हम कोई त्रिभुज उठाएं, मान लीजिए इसमें कोई समकोण त्रिभुज हमारा है, हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ से उठाए। तो अब बच्चों ये बताइए कि अगर समकोण त्रिभुज उठा रहे हैं तो क्या इस रिलेशन में इसको रखा जा सकता है, रखा जा सकता है। क्योंकि जैसे अब बच्चों देखिए जो ये समकोण त्रिभुज है ये स्वयं से संबंधित होगा, क्योंकि त्रिभुज जो है स्वयं से क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि ऐसे कर्मित युग्म रिलेशन में आएंगे जब पहला दूसरे से क्या हो, सर्वांग। जब बच्चों अगर मान लीजिए हम यहाँ कोई समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, अब देखिए फिर वही समकोण त्रिभुज यहाँ ले रहे हैं, तो अगर इसको हम पहला मानते हैं, इसको दूसरा मानते हैं, तो ये क्या है, आपस में सर्वांग सम हो गया। दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो इसी प्रकार जितने भी आप त्रिभुज उठाएंगे तो रिलेशन के क्या हैं, अवयव बनेंगे, क्योंकि वो स्वयं के सर्वांग सम है।
तो यहाँ कहा जा रहा है कि जब पहला दूसरे के सर्वांग सम होगा तो हमारा क्या होगा, आर का अवयव होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि जब भी हम कोई त्रिभुज इस सेट से उठाएंगे वो स्वयं से संबंधित होगा, क्योंकि स्वयं का त्रिभुज स्वयं के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। तो इसलिए हमारा जो ये रिलेशन हो जाएगा एक स्वतुल्य हो जाएगा। अब देखिए इसको बच्चों दिखाने के लिए हम कहेंगे कि टी टी एलिमेंट आर, क्योंकि कोई त्रिभुज स्वयं के सर्वांग सम होता है। यानी कि अब देखिए जैसे कहा गया था कि अगर कोई सेट ए है और इसी पर आधारित एक रिलेशन हमारा क्या होता है, आर होता है। देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और इसी पर कोई संबंध आर है इसी सेट पर आधारित, तो ऐसे क्रमित युग्म इसमें आएंगे, ऐसे क्रमित युग्म आएंगे इस रिलेशन में स्वतुल्य होने के लिए जब इस सेट के सारे अवयव जो अवयव हैं आपस में क्या हो, संबंधित हो। तो मान लीजिए यहाँ हम स्मॉल ए इसके अवयव को दिखा रहे हैं, कैपिटल ए जो सेट है, तो अब स्मॉल ए की जगह पर कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 1 2 3 ए आगे 4 भी लिख सकते हैं, कितने भी अवयव इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इनसे अगर सेट ए पर जो आधारित रिलेशन है तो हमने कहा है कि ये स्वतुल्य होगा अगर ये स्वयं से संबंधित, यानी कि 1 से 2 से 3 से और 4 से संबंधित हो तो ये हमारा क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ जो हमने टी लिया है, तो अब देखिए जब ए ले रहे हैं वेरिएबल के रूप में तो ए होना चाहिए इस रिलेशन में। तो यानी कि स्मॉल ए एलिमेंट क्या होना चाहिए, आर। तो यहाँ देखिए बच्चों ए क्या है, वेरिएबल है, तो एक जगह पर जो सेट में अवयव जितने हैं उनके स्थान पर रखे जा सकते हैं। अब देखिए एक जगह पर 1 है तो यहाँ 1 एलिमेंट आर, और 2 है तो 2 एलिमेंट आर, इसी तरह 3 एलिमेंट आर, 4 एलिमेंट आर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए जो सेट टी है तो वहीं से हम बच्चों कोई त्रिभुज का अवयव ले रहे हैं, मान लेते हैं वो टी लेते हैं। अब ये टी वेरिएबल है तो इस टी की जगह पर बच्चों जितने भी सेट में त्रिभुज हैं यहाँ पर रखे जाएंगे। तो अब देखिए जो त्रिभुज उठा, जैसे यहाँ हमने समकोण त्रिभुज उठाया, अगर यहाँ समकोण त्रिभुज है उसको उठा रहे हैं तो यहाँ समकोण त्रिभुज रखेंगे, यहाँ समकोण त्रिभुज रखेंगे। तो ये आर का एलिमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पहला दूसरे के क्या है, सर्वांग सम। तो जब हम यहाँ से कोई त्रिभुज उठाएंगे, जैसे टी के स्थान पर, टी तो वेरिएबल है, जितने भी त्रिभुज होंगे तो टी के स्थान पर रखे जाएंगे। अब समकोण त्रिभुज रखे, फिर यहाँ समकोण त्रिभुज आपने रखा, तो बच्चों ये जो टी है इस टी के क्या है, सर्वांग सम होगा। तो जब समकोण त्रिभुज यहाँ रखेंगे तो ये समकोण त्रिभुज इस समकोण त्रिभुज के क्या होगा, सर्वांग सम होगा, इसलिए आर का एलिमेंट होगा। तो अगर ये बच्चों सर्वांग सम नहीं होता तो आर का एलिमेंट नहीं होता। तो आप ये समझिए कि जो अवयव सेट में है अगर हम स्वयं से संबंधित करके देख रहे हैं क्या आर का एलिमेंट बन रहा है। अगर आर का एलिमेंट बन रहा है तो आप सीधा उसको आर का एलिमेंट स्वयं जो यहाँ पर कोई अवयव उठाते हैं और फिर कामा लगाइए, फिर वही रखिए, लिख दीजिए एलिमेंट आर। अगर नहीं देख रहे हैं कि इस कंडीशन पर खरा नहीं उतर रहा है तो नॉट एलिमेंट आर लिख देंगे। अगर इस संबंध पर ये खरा उतर रहा है तो बच्चों उसको लिखेंगे एलिमेंट आर। तो अब देखिए ऐसा लिखने का मतलब ये है कि ये जो टी है हमारा वेरिएबल है, तो सेट ए में जितने भी त्रिभुज होंगे सारे यहाँ पर आएंगे। तो बारी बारी से हम रख कर देखेंगे वो सारे आर के एलिमेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि सेट का कोई अवयव छूट नहीं रहा है जो स्वयं से संबंधित नहीं हो, यानी कि जितने भी अवयव हैं स्वयं के साथ क्या है, संबंधित हैं। इसलिए ये हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, एक
स्वतुल्य हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे अतः संबंध R स्वतुल्य होगा। अब देखिए बच्चों, हम इस रिलेशन को दिखाएंगे कि रिलेशन हमारा क्या है, सममित। हमने बताया था कि बच्चों सममित होने के लिए कि सेट पर जो रिलेशन दिया गया है कि अगर मान लीजिए सेट R में ए बी कोई क्रमित युग्म है, यानी कि R का एलिमेंट है, तो ये देखिए जितने भी ए बी R के एलिमेंट हैं, अगर उनके उल्टे, अब यहाँ बी ए एलिमेंट R है तो वो हमारा रिलेशन क्या होता था, सममित होता था। तो जितने भी ए बी उसमें है R में, तो उनके उल्टे भी R में होने चाहिए। अगर सारे ए बी के लिए उनका उल्टा R में है तो हमारा क्या होता था, सममित होता था। अगर एक भी ए बी के लिए उसका उल्टा R में नहीं है तो सममित नहीं होता। तो अब आप विचार करिए कि जो सेट में त्रिभुज दिया गया है, अगर टी गुणे टी करने के बाद रिलेशन में ऐसे क्रमित युग्म जो यहाँ संबंध दिया गया है, अगर हम वो एक क्रमित युग्म ले रहे हैं जो इन पर खरा उतर रहा है, तो फिर देखिए क्या उनका उल्टा भी R में मिल रहा है। अगर R में मिल रहा है उन सारे क्रमित युग्म के लिए जो R में है, तो वो हमारा संबंध क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए यहाँ हम मान लें यदि T1 T2 एलिमेंट R, तो अब देखिए हम ये मान रहे हैं कि मान लेते हैं कि T1 और T2 जो हैं वो R के एलिमेंट हैं, क्योंकि बच्चों T1 T2 एलिमेंट R जो ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पहला वाला दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। तो अब ये देखना है कि क्या T2 T1 भी एलिमेंट R का हो रहा है। तो अब देखिए अगर हम मान रहे हैं कि T1 T2 एलिमेंट R है, तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इस कंडीशन पर ये खरा उतर रहा होगा। तो यानी कि जब इसको हम R का एलिमेंट मान रहे हैं तो इस कंडीशन पर खरा उतर रहा होगा, यानी कि T1 T2 के क्या होगा, सर्वांग सम होगा। क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसे क्रमित युग्म R में आएंगे जब पहला दूसरे के सर्वांग सम है। अगर हम इसको R का एलिमेंट मान रहे हैं तो इसका मतलब ए वाला इसके क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ देखिए इसको हम लिख सकते हैं इस कंडीशन के हिसाब से, जब R का एलिमेंट है तो T1 T2 के सर्वांग सम है। अब बच्चों एक चीज़ हमको ये देखना है कि ये देखिए अब T1 T2 जितने भी R में होंगे, R के जितने भी T1 T2 होंगे, हमको ये देखना है कि उन सारे T1 T2 के लिए कि क्या T2 T1 जो क्रमित युग्म बनेगा, इनका उल्टा T2 T1 अगर उल्टा करके देखें, क्या इन सारे T1 T2 के लिए इन सारे T1 T2 के लिए ये चेक करिए कि R में मौजूद है। अगर R में मौजूद है तो सर्वांग सम होगा, अगर R में नहीं है तो सर्वांग सम नहीं होगा। तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर कि हमको ये देखना है कि क्या T2 T1 एलिमेंट R है। तो अब ये बात समझिए कि जब T1 T2 क्रमित युग्म में लिखा गया है, इन क्रम में लिखा गया, यानी कि T1 पहले है T2 बाद में, तो हम उसको लिख सकते हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है। अगर बच्चों हमको ये लाना है कि T2 T1 एलिमेंट R, तो इसका मतलब ये दिखाना होगा कि T2 T1 के सर्वांग सम है। जब हम ये दिखा दें कि T2 T1 के सर्वांग सम है तो इसका मतलब T2 T1 एलिमेंट R होगा। अगर बच्चों T2 T1 के सर्वांग सम नहीं होगा तो T2 T1 एलिमेंट
आर का नहीं होगा। तो अब यहाँ से आप विचार करिए कि हमको लाना है T2 T1 एलिमेंट आर, तो ये दिखाएं कि क्या T2 T1 के सर्वांग सम है। तो बच्चों देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम R का कोई क्रमित युग्म ले रहे हैं तो इसका मतलब कि पहला दूसरे के सर्वांग सम है। तो अगर बच्चों पहला दूसरे के सर्वांग सम है तो दूसरा पहले के सर्वांग सम अवश्य होगा। तो यानी कि जब पहला दूसरे के सर्वांग सम है तो इसका मतलब दूसरा भी पहले के सर्वांग सम होगा। अगर दूसरा बच्चों पहले के सर्वांग सम नहीं होगा तो इसका मतलब पहला दूसरे के सर्वांग सम नहीं होगा। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ से देख सकते हैं कि अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो इसके आधार पर लिख सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है। तो यहाँ बच्चों R में जितने भी T1 T2 है R के, तो इसका मतलब उनका उल्टा भी R में रखा जाएगा, क्योंकि उनका उल्टा भी इस कंडीशन पर खरा उतरेगा। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे क्रमित युग्म इसमें आएंगे जो इन पर खरा उतरता होगा, तो उनका उल्टा भी खरा उतरता है, तो इसका मतलब वो भी R का एलिमेंट होगा। तो इस आधार पर बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि T2 T1 एलिमेंट R, अतः R सममित होगा। तो बस यही देखना है कि बच्चों जब भी आपको सममित दिखाना हो तो एक क्रमित युग्म आप मान लीजिए 1 2 करके यहाँ जो लगाएंगे कोड 1 2, अब जैसे सेट में जो भी होगा वेरिएबल उसके हिसाब से लगाएंगे, और जब R का एलिमेंट इसको मान रहे हैं तो इसका मतलब कि जो यहाँ कंडीशन दिया गया है उस पर खरा उतरेगा। तो ये फिर उसका उल्टा करके यहाँ पर देखिए क्या इस कंडीशन पर खरा उतर रहा है। अगर खरा उतर रहा है तो R का एलिमेंट होगा, अगर खरा उतर नहीं रहा है तो R का एलिमेंट नहीं होगा। तो यहाँ अब देखिए बच्चों जो भी क्रमित युग्म में हम ये ले रहे हैं कि T1 T2 क्या है, एक वेरिएबल है। T1 T2 क्या है, वेरिएबल। इसकी जगह पर ऐसे क्रमित युग्म रखे जा सकते हैं जो R के एलिमेंट हैं। तो जितने भी R के एलिमेंट हैं इस प्रकार के, तो ये देख लीजिए क्या उनके उल्टे भी R में हैं। तो ये इस कंडीशन से हम चेक करेंगे कि अगर ये R के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब इन पर खरा उतर रहा है। उल्टा करके देख लीजिए, अगर उल्टा करने के बाद भी खरा उतर रहा है तो इसका मतलब उसका उल्टा भी R में है। जितने भी होंगे ये चूंकि वेरिएबल है उनके स्थान पर रखे जाएंगे। अब देखिए बच्चों संक्रामक कैसे इसको दिखाएंगे। तो संक्रामक दिखाने के लिए आपको बताया गया था कि अगर A B और B C एलिमेंट R है, इसका मतलब कि दो क्रमित युग्म इस प्रकार हैं R के, जैसे पहला दूसरे संबंधित है, दूसरा तीसरे संबंधित है। अगर पहला तीसरे से संबंधित हो यानी कि R का एलिमेंट हो तो हमारा क्या होता था, संक्रामक होता था। तो यहाँ देखिए, यहाँ मान लेते हैं कि यदि T1 T2 और T2 T3 एलिमेंट R, अगर बच्चों ये दोनों R के एलिमेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, R के एलिमेंट होने का मतलब कि पहला इसमें जो क्रमित युग्म है पहला दूसरे के क्या है, सर्वांग सम है। तो इसका मतलब कि T1 T2 के सर्वांग सम, और यहाँ से जब ये भी R का एलिमेंट है तो इसका मतलब T2 T3 के सर्वांग सम है। अब बच्चों ये दिखाना है कि T1 T3 एलिमेंट R यानी कि पहला तीसरे से संबंधित है। तो पहला तीसरे से संबंधित होने का मतलब ये हुआ कि बच्चों कि पहला तीसरे के सर्वांग सम होना चाहिए। तो यहाँ से आप विचार करिए कि जब पहला दूसरे के सर्वांग सम है और दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है तो पहला तीसरे के अवश्य सर्वांग सम होगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर पहला दूसरे के सर्वांग सम है, दूसरा तीसरे के सर्वांग सम है, तो लिख सकते हैं कि T1 T3
के सर्वांग सम है। अब एक चीज़ बच्चों समझिए कि अगर T1 T2 के सर्वांग सम है तो इसका मतलब कि T1 T2 एलिमेंट R होते हैं। तो इस आधार पर यहाँ अगर T1 T3 के सर्वांग सम है तो इसका मतलब कि T1 T3 एलिमेंट R होना चाहिए। यहाँ कहा जा रहा है कि अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं, यहाँ देखिए ये दोनों अगर सर्वांग सम हैं तो ये इनका कर्मित युग्म जो T1 T2 का कर्मित युग्म बनेगा T1 T2 वो R का एलिमेंट होगा। तो इसी तरह अगर ये जो T1 T3 है सर्वांग सम है, T1 T3 के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब इनका कर्मित युग्म R का एलिमेंट होगा। अतः R संक्रामक होगा, R संक्रामक होगा। तो बच्चों यहाँ हमने देखा कि जो रिलेशन है T पर आधारित, जो सेट T है उस पर आधारित जो रिलेशन है वो हमारा स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। इसलिए ये संबंध जो R है वो हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो इस आधार पे लिखेंगे कि चूंकि संबंध R स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है, अतः संबंध R एक तुल्यता संबंध है, एक तुल्यता संबंध। तो अगर इसमें से बच्चों अगर कोई एक नहीं होता, चाहे स्वतुल्य होता चाहे सममित या संक्रामक, तो ये हमारा क्या जो संबंध है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध होने के लिए तीनों होना जरूरी है, यानी कि संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, अगले उदाहरण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।